डॉल बनी भूतिया स्टूडेंट। पलक बड़ी ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ किसी बीमारी के चलते गुजर गई थी और पलक के पिता कमलेश काफी लापरवाह किस्म के इंसान थे। वो पलक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, जिस वजह से पलक हमेशा अपने मन की किया करती और किसी की भी बात नहीं मानती थी। बस उसे सिर्फ अपनी क्लास टीचर तेजस्विनी से डर लगता था। एक दिन पलक अपने कुछ सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। तभी पलक को बबीता नाम की एक लड़की पर गुस्सा आ गया। अरे ये तुम कैसे खेल रही हो बबीता? अगर तुम ठीक से नहीं खेलोगी तो मैं तुझे यहाँ से भगा दूंगी, समझी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो पलक? तुझे पता नहीं है क्या? तुम मेरी ही बैडमिंटन से खेल रही हो। एक तो मैंने ही तुझे अपना बैडमिंटन दिया और ऊपर से तुम मुझे ही भगाने की बात कर रही है। चल जल्दी से मेरा बैडमिंटन वापस कर। क्या तू मुझसे पंगा लेगी? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ तो तू कहेगी प्रधानमंत्री है क्या? चल जल्दी से मेरी बैडमिंटन मुझे वापस कर, अब मैं तेरे साथ कभी नहीं खेलूंगी। इतना कहकर बबीता अपना बैडमिंटन लेने पलक की तरफ बढ़ी, मगर वहाँ खड़ी बाकी लड़कियाँ बबीता को रोकने लगी, लेकिन बबीता किसी की नहीं सुनती। उसे बस अपना बैडमिंटन वापस चाहिए था। ये देख पलक को बहुत गुस्सा आया और उसने बैडमिंटन घुमाकर बबीता के सर पर मार दिया। आह, मेरा सर! अब बता, लेगी मुझसे पंगा? बड़ी आई थी मुझसे बैडमिंटन वापस लेने वाली। हाँ, मुझसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है, समझी? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं घर जाकर अपनी माँ को सब बता दूंगी, फिर वो तेरे पापा के पास जाएंगी और तेरी शिकायत करेंगी। उसे क्या होगा? मेरे पापा मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तुझे जो करना है कर लेना, मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर ठीक है, मैं कल स्कूल में आकर क्लास टीचर तेजस्विनी से तुम्हारी शिकायत करूंगी, फिर तुझे मजा आएगा। पलक ये बात सुनकर डर गई और वहाँ से चुपचाप अपने घर वापस चली गई, क्योंकि वो अपनी क्लास टीचर से बहुत डरती थी। अगले दिन जब पलक स्कूल गई तब क्लास टीचर तेजस्विनी ने उसे क्लास में आते ही बोला, क्यों पलक, तुम अपने आप को कहीं के डॉन समझती हो? तुम बेवजह सभी बच्चों को परेशान करती हो, क्या ये बात सच है? नहीं मैम, मेरी गलती नहीं थी। पहले बबीता ने झगड़ा शुरू किया था। मुझे अच्छे से पता है पलक कि किसकी गलती रही होगी, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े अच्छे से जानती हूँ। इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि तुम पूरे दिन क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ी रहोगी। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ क्लास के बाहर, दोनों हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। पलक को रह रहकर बबीता पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पलक को सजा मिलते देख बबीता मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद पलक खुद से बोली, आज क्लास में मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है। कुछ भी हो जाए, मैं उस बबीता की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। इसकी वजह से आज मुझे पनिशमेंट मिली। पलक मन ही मन बबीता से बदला लेने की ठान लेती है। फिर शाम को पलक बगीचे में जा पहुंची, जहां सभी लड़कियां खेल रही थी। तभी उनमें से माला नाम की लड़की बोली, अरे वो देखो पलक आ रही है। इतने में बबीता बोली, पलक लगता है तेरे कल ठिकाने आ गई अब। बबीता, अब मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे ये तो मेरी न्यू डॉल है। मैं इन सभी को यही तो दिखा रही थी। ये डॉल मेरे पापा मेरे लिए शहर से लेकर आए हैं। पलक बबीता की डॉल को देखती ही रह जाती है। उसे वो डॉल बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। वो मन ही मन ठान लेती है कि वो बबीता से उसकी डॉल छीन लेगी। इससे बबीता रोएगी और पलक का बदला भी पूरा हो जाएगा और उसे न्यू डॉल भी मिल जाएगी। वाओ, ये तो सच में बहुत ही सुंदर डॉल है। ये कहते हुए पलक बबीता की डॉल हाथ में लेकर देखने लगी। हाँ ठीक है, चलो अब मेरी डॉल मुझे वापस करो। ये कहते हुए बबीता पलक के हाथों से अपनी डॉल छीन लेती है। ये देख पलक को बबीता पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो बबीता के हाथों से उसकी डॉल छीनकर भागने लगी। पलक की बच्ची, रुक जा, मेरी डॉल मुझे वापस कर। पलक बहुत तेजी से भाग रही थी। तभी वो भागते भागते नदी किनारे पहुंच गई। अरे ये क्या, यहाँ तो नदी आ गई। अब मैं आगे कहाँ जाऊँ? आगे तो रास्ता बंद है। इतने में बबीता भी उसका पीछा करते करते वहाँ आ पहुँची। अब बचकर कहाँ जाएगी? चल अब जल्दी से मेरी डॉल मुझे वापस कर दे, वरना तुझे इसी नदी में धक्का दे दूंगी। लेकिन पलक बबीता की डॉल देने से मना कर देती है। लेकिन तभी डॉल की छीना झपटी में पलक नदी में जा गिरी।
अरे अब मैं क्या करूं? पलक तो नदी में गिर गई। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। जल्दी से चलकर किसी को बुला कर लाती हूँ। बबीता भागते हुए किसी को बुलाने जाती है, लेकिन पलक को लगता है कि बबीता उसे डूबता हुआ छोड़कर भाग गई और देखते ही देखते पलक नदी में डूबकर मर गई। वहीं दूसरी ओर बबीता को रास्ते में उनकी क्लास टीचर तेजस्विनी मिली। बबीता उन्हें तुरंत लेकर नदी के पास पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों को पलक के जाने का बहुत दुख हुआ। उसके बाद पलक के शव को नदी में से निकालकर उसके पिता कमलेश द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन पलक की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो एक भूतिया लड़की में बदल गई। उसके हाथ में अभी भी बबीता की न्यू डॉल थी। उसे बबीता पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। भूतिया पलक बदला लेने के लिए बबीता के घर की ओर चल पड़ी, लेकिन बबीता घर पर नहीं थी। वो गुस्से में बबीता को हर जगह ढूंढने लगी। तभी रास्ते में उसे बबीता की सहेली रीना मिली। भूतिया पलक को आता देख रीना बुरी तरह डर गई और वहाँ से वो भागने लगी, लेकिन पलक ने उसे पकड़ लिया। कहाँ भाग रही है तू? तेरी सहेली बबीता कहाँ है? चुड़ैल, अरे अरे मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तुम लोगों ने मेरी कितनी शिकायतें की है। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी सजा मिली है, और सबसे बड़ी बात, तुम बबीता की सहेली हो और वो मेरी दुश्मन है, और दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। क्या? दुश्मन दोस्त? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ूंगी। तुझे बबीता को मेरे पास लाने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो अपने घर में नहीं है। हाँ, मुझे पता है वो कहाँ है। वो अपने नानी के घर गई हुई है। आज शाम तक लौट आएगी। तो फिर ठीक है, तुम उसे शाम को इसी नदी किनारे ले आना, लेकिन याद रहे उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, और ना ही तुम किसी को भी मेरे बारे में बताओगी, समझी? रीना बुरी तरह डर जाती है और ठीक वैसा ही करती है। शाम को रीना बबीता को किसी बहाने से नदी किनारे ले जाती है। पलक बबीता पर हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ उनकी क्लास टीचर तेजस्विनी आ पहुँची। उन्हें देखकर पलक डर जाती है। मैम, आप यहाँ? हाँ मैं। पलक, तुम तो चुड़ैल बनने के बाद और भी ज्यादा बुरी हो गई हो। चलो जल्दी से कान पकड़कर खड़ी हो जाओ। पर क्यों मैम, मैंने क्या किया है? मुझे सब पता चल चुका है। रीना ने मुझे सब बता दिया था कि तुम बबीता से बदला लेना चाहती हो, इसलिए तुमने इस दोनों को यहाँ बुलाया है। चलो जल्दी से कान पकड़ो अपने, नहीं तो मैं अपनी छड़ी से तुम्हारी पिटाई करूँगी। टीचर की बात सुनते ही बबीता और रीना दोनों हंसने लगी। तभी पलक को याद आया, अब तो वो इंसान नहीं है बल्कि एक भूतिया लड़की है। अरे मैं तो भूल गई, मैं तो अब भूतिया लड़की बन चुकी हूँ, और मैं मैडम से क्यों डरूं? तुम क्या बड़बड़ा रही हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी से अपने कान पकड़ो। मैं कान नहीं पकड़ूंगी अपने। रुको, मैं अभी तुम सबको सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर पलक क्लास टीचर को हवा में लटका देती है। अब आया ना मजा? क्लास टीचर को हवा में लटका देख बबीता पलक से बोली, पलक प्लीज मैम को छोड़ दो, उनकी कोई भी गलती नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, उनकी गलती नहीं है, गलती तो तेरी है, इसलिए सजा भी तुझे ही मिलनी चाहिए। इतना कहकर पलक क्लास टीचर को जमीन पर पटक देती है। फिर वो बबीता की तरफ देखकर बोली, तो अब बता बबीता की बच्ची, मैं तुझे क्या सजा दूं? तेरी वजह से ही मेरी जान गई है। ठीक है, तुम मुझे सजा दो, लेकिन मैम और रीना को यहाँ से जाने दो। पलक बबीता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी टीचर बोली, रुक जाओ पलक, बबीता की कोई भी गलती नहीं है, वो तुम्हें बचाना चाहती थी। मगर ये तो मुझे नदी में डूबता हुआ छोड़कर भाग गई थी। नहीं पलक, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागी थी, मैं तो बल्कि किसी को मदद के लिए बुलाने गई थी ताकि तुम्हें बचा सकूं। तभी मुझे रास्ते में मैम मिल गई। फिर जब हम तुम्हें बचाने के लिए वापस आए, तब तक तुम नदी में डूब चुकी थी। वैसे भी पलक, तुम्हारी जान तुम्हारी खुद की वजह से गई है, ना कि बबीता की वजह से। बबीता और क्लास टीचर की बात सुनकर पलक को अपनी गलती का एहसास हो गया। शायद आप दोनों ठीक कह रही हैं। मैंने हमेशा गलतियों पर गलतियां की और मेरी गलत हरकतों की वजह से ही मेरी जान गई, लेकिन अब मैं और गलतियां नहीं करूंगी।
मैं चाहती हूँ मुझे मुक्ति मिल जाए। तो बताओ पलक, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाए? पानी में डूबते वक्त तुम्हारी डॉल मेरे हाथ में ही रह गई थी, इसलिए मेरी आत्मा इसी डॉल में कैद हो गई। इसलिए इस डॉल को जला दो, इसके चलते ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है पलक, मैं अभी डॉल को जला देती हूँ। बबीता तुरंत उस डॉल को जला देती है और पलक को मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिलती ही वो हवा में गायब हो गई। शादियों का सीजन चल रहा था और हर तरफ बहुत चहल पहल थी। मनीषा नाम की एक लड़की की शादी होने वाली थी और वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए निकली थी। मनीषा को अपनी शादी का लहंगा लेना था और वो एक बहुत बड़ी दुकान में गई। भैया, मुझे अपने यहाँ का सबसे सुंदर और भारी लहंगा दिखाना। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में मैं ऐसा लहंगा पहनूं कि सब बस देखते रह जाए। अरे हाँ, बिल्कुल मैडम, हम आपको अपनी दुकान का सबसे सुंदर लहंगा दिखाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो लहंगा पसंद न आए। फिर दुकानदार मनीषा को एक बहुत सुंदर लहंगा दिखाता है। वो लहंगा देखकर मनीषा बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह भैया, ये तो बिल्कुल मेरे सपनों के लहंगे जैसा है। मुझे एकदम ऐसा ही लहंगा चाहिए था। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें लहंगा इतना पसंद आ गया। अभी से जल्दी से ले लो और घर चलते हैं, बहुत काम है। मनीषा की माँ दुकान वाले को पैसे देने लगती है और मनीषा अपना लहंगा लेकर दुकान के बाहर निकल जाती है और सड़क के दूसरी पार जाने लगती है कि तभी सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आकर उसे टक्कर मार देता है। मनीषा की माँ पीछे से आती है और वो ये सब देखकर दंग रह जाती है। नहीं, ये क्या हो गया? मनीषा उठो, मनीषा, मनीषा उठो। मनीषा की माँ उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तब तक मनीषा मर चुकी थी। मनीषा एक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और वो वहीं खड़ी होकर ये सब तमाशा देख रही थी। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। अभी अभी तो मैंने अपने सपनों का लहंगा खरीदा था। मैं ऐसे कैसे मर सकती हूँ? मेरी शादी, मेरा लहंगा, नहीं नहीं। थोड़ी देर में कुछ लोग आते हैं और वो मनीषा की लाश और उसकी माँ को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। चुड़ैल वहीं खड़ी होकर अपनी माँ को और अपनी लाश को वहाँ से जाते हुए देखती है। अरे नहीं, ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? चुड़ैल को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो आगे क्या करे, तो वो पास में लगे एक बड़े से पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और चुड़ैल अब तक वहीं बैठी थी। अचानक से उसका ध्यान उस दुकान पर जाता है जहां से उसने अपना लहंगा खरीदा था। मनीषा की माँ उसका लहंगा वापस लौटाने आई थी। अरे नहीं, ये क्या? माँ तो मेरा लहंगा वापस लौटा रही है। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो दुकानदार उस लहंगे को फिर किसी और को बेच देगा। नहीं नहीं, मैं अपना लहंगा किसी और के पास नहीं जाने दूंगी। वो सिर्फ मेरा लहंगा है और उसे सिर्फ मैं ही पहनूंगी। चुड़ैल मन ही मन में ठान लेती है कि वो अपने लहंगे को किसी और का नहीं होने देगी और वो हर हाल में अपने लहंगे को वापस पाकर ही रहेगी। जब चुड़ैल की माँ वहाँ से चली जाती है, तब चुड़ैल दुकान के अंदर जाती है। चुड़ैल को दुकान में आता देखकर सभी लोग डर जाते हैं। मुझे बस मेरा लहंगा चाहिए और कुछ भी नहीं। दुकानदार चुड़ैल की बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो चुड़ैल से डरते डरते पूछता है, लहंगा? कौन सा लहंगा? वही लहंगा जो अभी अभी मेरी माँ वापस करके गई है। वो सिर्फ मेरा लहंगा है और वो मैं तुम्हें किसी और को नहीं बेचने दूंगी। ओह, अब मैं समझा। तो तुम शायद उसी लड़की की आत्मा हो जिसकी 2 दिन पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। देखो, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारी माँ इस लहंगे को लौटाकर इसके पूरे पैसे वापस ले गई है। मैं अब तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ। नहीं, मुझे मेरा लहंगा वापस चाहिए। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। देखो, मैं तुम्हें अभी अच्छे से समझा रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अभी किसी बाबा या तांत्रिक को बुलाकर तुम्हें एक बोतल में बंद करवा दूंगा। ये सुनकर चुड़ैल थोड़ा डर जाती है। वो दुकान से छुपकर बाहर निकल जाती है, लेकिन अब चुड़ैल उस दुकान पर पूरी तरह नजर रखने लगी थी, क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी। और एक दिन उसने देखा कि एक लड़की उसी का लहंगा खरीदकर दुकान से बाहर आ रही है। ये देखते ही चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो गई। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मेरा लहंगा पहनेगी।
इतना कहकर चुड़ैल ने उस लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। उसका पीछा करते करते चुड़ैल आखिरकार उसके घर तक पहुंच गई। लड़की अपने घर के अंदर चली गई और चुड़ैल बाहर खिड़की से सब कुछ देख रही थी। आओ पिंकी, कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? क्या तुम्हें अपने पसंद का लहंगा मिल गया? हाँ माँ, अरे मुझे तो मेरी पसंद से भी बहुत अच्छा लहंगा मिल गया है। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। जब मैं इसे पहनकर आऊंगी ना तो देखना सब मुझे देखते ही रहेंगे। ये सब कुछ देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे उस लड़की पिंकी से बहुत जलन हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपना लहंगा पिंकी से वापस ले। चुड़ैल मौका देखकर पिंकी के घर में घुस गई और जाकर उसके कमरे की अलमारी में छुप गई। तभी पिंकी अपने कमरे में उस लहंगे को लेकर आती है और उसे रखने के लिए अलमारी खोलती है, पर अलमारी में चुड़ैल को देखकर पिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ चुड़ैल। पिंकी चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है और उसके हाथों में पकड़ा लहंगा वहीं गिर जाता है। ये अच्छा मौका है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए। चुड़ैल लहंगा उठा के पिंकी के कमरे की खिड़की से भाग जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है। अब ये लहंगा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, कोई भी इसे मुझसे चुरा नहीं सकता। जल्दी से किसी सुनसान जगह पर जाती हूँ और इस लहंगे को पहन कर देखती हूँ, बड़ा मजा आएगा। चुड़ैल जंगल के बीचों बीच पहुँच जाती है और अपने लहंगे को पहन लेती है। उधर पिंकी के घर पर सभी लोग लहंगा चोरी होने की वजह से परेशान थे। पिंकी भी रोई जा रही थी और सबको यही बता रही थी कि उसका लहंगा एक चुड़ैल चुरा कर ले गई, पर कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी उसके घर की घंटी बजती है। पिंकी की माँ जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर मनीषा की माँ खड़ी थी। वो पिंकी की माँ से पूछती है, मैंने सुना है आपका लहंगा चोरी हो गया, क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकती हूँ? शायद मैं आपका लहंगा वापस लाने में मदद कर सकूं। तभी वहाँ पर पिंकी आ जाती है और वो मनीषा की माँ से कहती है, कौन है आप और आप मेरा लहंगा वापस लाने में मेरी मदद कैसे करेंगी? जरूर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। मैं कब से इन सब से कह रही हूँ कि एक चुड़ैल मेरा लहंगा लेकर भाग गई है। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, क्योंकि वो चुड़ैल कोई और नहीं, मेरी ही बेटी है, जिसकी कुछ दिनों पहले उसी लहंगे की दुकान के सामने मौत हो गई। ये सब सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मनीषा की माँ पिंकी को पूरी बात बता देती है। वो सब लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं और हर जगह चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं। उधर लहंगा पहनकर चुड़ैल बहुत खुश थी और वो नाच रही थी। मनीषा की माँ उसे नाचते हुए देख लेती है। वाह 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 वाह, क्या सुंदर लहंगा है, और मुझ पर तो ये और भी सुंदर लग रहा है, क्या बात है। चुड़ैल गोल गोल घूमकर नाच रही थी कि तभी मनीषा की माँ उससे कहती है, रुक जा मनीषा। अरे माँ, तुम, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। देखो ना मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। भले ही मेरा सपना सच नहीं हो पाया शादी का, पर देखो ना माँ, ये सपनों का लहंगा मेरे पास है। मैं इसे पहनकर कितनी सुंदर लग रही हूँ। नहीं मनीषा, ये लहंगा तेरा नहीं है, ये किसी और का लहंगा है जो कि तूने चुराया है। अगर ये तूने उसे वापस नहीं किया तो उसकी शादी रुक जाएगी। माँ, तुम मेरी तरफ हो या उस लड़की की तरफ? तुम मेरी माँ हो और ये लहंगा सिर्फ मेरा है। मैं उस लड़की को मार दूंगी। रुक जा मनीषा, वरना अगर तू नहीं रुकी तो मैं इस लहंगे के साथ साथ तुझे भी जला दूंगी, समझी? तू किसी मासूम की जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ मेरा लहंगा है। मैं इसे लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी और फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगी। अगर ये लहंगा मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं होगा। इतना कहकर चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर कूद जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। पर तभी वहाँ पर दुकानदार आ जाता है जहाँ से उन लोगों ने वो लहंगा लिया था। रुक जाओ, ये देखो मेरे पास क्या है। ये लो चुड़ैल, ये लहंगा जो मेरे हाथ में है ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसको पहनने पर तुम और ज्यादा खूबसूरत लगोगी। चुड़ैल ये सुनकर पेड़ से नीचे कूदकर आती है और दुकानदार का लाया लहंगा देखने लगती है। अरे वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। इससे ज्यादा खूबसूरत लहंगा तो आज तक मैंने नहीं देखा। चुड़ैल जल्दी से वो नया लहंगा पहन लेती है और पुराना लहंगा वहीं फेंक देती है। पर जैसे ही चुड़ैल वो लहंगा पहनती है उसका शरीर जलने लग जाता है। ये तो जल रहा है। और इसमें क्या है? क्या है इसमें? थोड़ी ही देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। इससे चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो जाती है
मगर ये सब देखकर मनीषा की माँ जोर जोर से रोने लगती है। मैंने ही उस दुकानदार से ऐसा लहंगा मंगवाया था जिसमें बाबा की भभूति लगी हुई थी। इससे मेरी बेटी की आत्मा को हमेशा के लिए आज मुक्ति मिल गई और तुम्हें तुम्हारा लहंगा वापस मिल गया। कोई नहीं माँ, आज से आप मेरी माँ जैसी ही हो। मेरी शादी में जरूर आइएगा। पिंकी की बात सुनकर मनीषा की माँ को बहुत अच्छा लगता है और वो सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। लाचार माँ और अमीर बेटी। बहुत समय पहले की बात है। नियारपुर नामक गांव में गरीब आराधना अपनी बेटी नीलू के साथ रहती थी। नीलू को गरीबी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उसे मजबूरन गरीबी में रहना पड़ रहा था। आराधना खूब मेहनत करके अपनी बेटी का लालन पालन करती है। उससे जितना बन पाता था वो उतना अपनी बेटी के लिए करती थी। धीरे धीरे नीलू बड़ी हो गई और अब आराधना की हड्डियों में भी पहले की तरह जान नहीं रही। इसलिए उसने सोचा कि अब वो नीलू की शादी कर देगी और यही सोचकर आराधना अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाशने लगी। आराधना नहीं चाहती थी कि शादी के बाद भी उसकी बेटी गरीबी में अपना जीवन जिए, इसलिए वो एक बहुत अमीर घर का रिश्ता देखती है और अपनी बेटी से कहती है, नीलू बेटी, आज शाम को अपना नया वाला सूट पहनकर तैयार रहना। तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सुनने में आया है लड़का बहुत अमीर और सुंदर है। क्या लड़का बहुत अमीर है? बस और क्या चाहिए माँ। शाम को नीलू बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद लड़के की माँ और लड़का नीलू को देखने आते हैं। उन दोनों को नीलू एक ही नजर में बहुत पसंद आती है। लड़के की माँ कहती है, देखिए बहन जी, बेटी तो आपकी रूप की धनी है, लेकिन दान दहेज के बिना जात बिरादरी में धजिया उड़ जाती है। मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा घर है, कारोबार है, कई बीघा जमीन है। ऐसे में आप जो दान दहेज देंगी उससे राज तो आपकी बेटी ही करेगी। आपकी बात तो सही है बहन जी, लेकिन मैं अपनी सीता जैसी बेटी आपको सौंप रही हूँ। इससे कीमती और क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी कहिए, क्या मांग है आपकी? ज्यादा मांग नहीं है हमारी, बस 3 लाख रुपए नगद, एक 4 चक्के की गाड़ी और एक सोने का चैन दे दीजिएगा। बाकी बारात आपके द्वार पर इतनी धूमधाम से आएगी कि आपका पूरा गांव देखता रह जाएगा। गरीब आराधना उस औरत की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचने लगती है। तभी लड़का कहता है, माँ, एक बार आप इनकी गरीबी तो देखिए। इतनी बड़ी रकम ये लोग कहाँ से देंगे? सूरज की बात सुनकर उसकी माँ उसे चूटी काटते हुए कहती है, चुप कर तू। पता नहीं कैसा बैल बुद्धि बेटा पैदा किया है मैंने, हर बात को बिगाड़ने में लगा रहता है। हाँ तो बताइए बहन जी, क्या सोचा है आपने? मुझे आपकी शर्त स्वीकार है बहन जी। ठीक है, फिर रिश्ता पक्का समझिए। अब हम चलते हैं, शादी की तारीख हम आपको बता देंगे। ऐसा कहकर सूरज की माँ सूरज को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर नीलू अपनी माँ से कहती है, माँ, किस आधार पर आपने उनकी इतनी बड़ी रकम को स्वीकार कर लिया है? इतने सालों से आप लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांजकर मुझे पाल रही हैं। उसके बावजूद भी आज तक हम इस झोपड़ी से नहीं उभर सके, तो आप इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगी? तो इन सब की चिंता मत कर नीलू। मैं नहीं चाहती कि जो संघर्ष मैंने देखा है वो तू भी देखे। चाहे मेरे शरीर का एक कण तक कर्ज में क्यों ना डूब जाए, पर मैं तेरे दहेज का पैसा जोड़ कर रहूंगी। आराधना की बात सुनकर नीलू चुप हो जाती है, क्योंकि वो तो सिर्फ ढोंग कर रही थी। अमीर घर में शादी करने का उसका बहुत मन था। इसी तरह दिन बीतते गए और आराधना की चिंता बढ़ती गई, जिस कारण उसके भूख प्यास का एहसास भी मिटने लगा। उस रात आंखों में आंसू लिए आराधना अपने मन में सोचती है, हे भगवान, तूने मुझ लाचार माँ पर बहुत से जुल्म ढाए हैं। पहले तो जवानी में पति को छीन लिया, फिर गरीबों के दलदल में फंसा दिया, लेकिन फिर भी मैंने तुझ पर बिना कोई दोष लगाए अपनी हड्डियाँ गलाकर अपनी बेटी का पालन पोषण किया। तूने मेरी तो किस्मत खराब लिख दी थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को एक अमीर घर की बहू बनते हुए देखना चाहती हूँ। कोई तो रास्ता दिखा भगवान। अपनी गरीबी को सोचकर आराधना फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी नजर अपने घर पर जाती है। वो अगले दिन गांव के सरपंच के पास जाकर अपना घर गिरवी रख देती है। ये लो आराधना, पूरे 15 लाख रुपए। वैसे तुम्हारा घर इतनी बड़ी कीमत लायक है नहीं, लेकिन वो जमीन सड़क के पास पड़ती है, इसलिए मैं तुम्हें इतनी ज्यादा कीमत दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी, लेकिन इस माँ की आपसे एक गुजारिश है। जब तक मेरी बेटी की डोली मेरे घर से उठ नहीं जाती,
और मेरी बेटी के पग फेरे का रस्म पूरा नहीं हो जाता तब तक आप मुझे उस घर में रह लेने दीजिए। ठीक है। आराधना पैसे लेकर घर आ जाती है और अगले दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। आराधना सारा दहेज का पैसा जोड़कर सूरज की माँ को दे देती है और अपनी बेटी को विदा करती है। समधन जी, अपनी फूल सी बच्ची को मैं आपके हवाले कर रही हूँ, आप इसका ख्याल रखना। अरे अब ये मेरी बहू है, अब ये अपने ससुराल में ठाठ से रहेगी। अपनी बेटी को विदा करके आराधना सुबह से लेकर शाम तक चौखट पर बैठकर फूट फूट कर रोती है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बाद एक चमचमाती हुई गाड़ी आराधना के दरवाजे पर रुकती है, लेकिन नीलू का स्वभाव अब पहले जैसा नहीं रहा था। मेरी बच्ची, तू आ गई। तेरी माँ कब से तुझे छाती से लगाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आराधना नीलू के गले लगने के लिए आगे बढ़ती है, नीलू पीछे हो जाती है और कहती है, अरे माँ, अब ये गुड़ और मक्खी वाला खेल मेरे साथ मत खेलो। बेफिजूल में मेरे गले पड़कर मेरी इतनी महंगी साड़ी का सत्यानाश कर दोगी। नीलू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो माँ है तुम्हारी। जाने दीजिए दामाद जी, नीलू सही कह रही है। अब मेरी बेटी अमीर होकर शायद ये भूल गई है कि इसी मैले आंचल में इसका बचपन पला है। बस करो माँ, वो आपका फर्ज था, कोई आपने एहसान नहीं किया है मेरे ऊपर। इस घर में मुझे बहुत घुटन हो रही है, अब मुझसे और नहीं रुका जाएगा। अपनी बेटी में आए इस बदलाव को देखकर आराधना का दिल चकनाचूर हो जाता है। थोड़ी ही देर में नीलू वहाँ से चली जाती है। अभी आराधना इस तकलीफ से उभरी भी नहीं थी कि तभी वहाँ पर सरपंच आ जाता है। अरे आराधना, अब तुम्हारी बेटी की शादी भी हो गई है, कब छोड़ रही हो इस घर को? मैं तो कहता हूँ इस घर को आज ही छोड़ दो, क्योंकि अब ये घर मेरा है। इस तरह अपनी बेटी की एक अमीर घर में शादी करने की सजा में एक गरीब माँ को अपने बुढ़ापे में बनवास भोगना पड़ता है, जब एक ही झटके में उसके सर से छत छिन जाती है। उसके बाद आराधना को इधर उधर घूमकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। दूसरी तरफ नीलू अपने गरीब माँ के दुख दर्द को भूलकर अमीरी के नशे में डूबी हुई थी। सूरज, ये देखो, कल ही मैंने इतनी महंगी साड़ी खरीदी है और मम्मी जी ने मुझे इसके मैचिंग की ज्वेलरी गिफ्ट की है। बहुत अच्छी बात है। नीलू, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ जी, पूछिए। तुम जानती हो तुम्हारी माँ कहाँ पर है और किस हालत में है? अब आप फिर से माँ को लेकर लेक्चर देना शुरू मत कर देना। मैंने गरीबी को बहुत पास से देखा है, वो मेरी जिंदगी का सबसे खराब लम्हा रहा है। मैं अब उस गरीबी को और याद नहीं करना चाहती। अच्छा, लगता है तुम्हें ये नहीं पता अमीर घर में तुम्हारी शादी करवाने के कारण तुम्हारी माँ को क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। उन्होंने भूखे रहकर अपना पेट काट कर तुम्हारा पेट भरा। आराम करने की उम्र में लोगों के घरों में झूठे बर्तन साफ करके उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, और तुम्हारी डोली उठने के बाद उनसे उनका घर भी छिन गया। तुम्हें ये सब नहीं पता होगा, क्योंकि तुमने अपनी माँ से कभी ये पूछा ही नहीं कि तुम्हारे दहेज में देने के लिए वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाई। जानती हो, उन्होंने अपना घर बेच दिया था और आज की तारीख में तुम्हारी माँ सड़कों पर भीख मांग रही है। ये सारी बातें जानने के बाद नीलू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। माँ ने मेरी खुशियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और मैं उनका ये बलिदान देख ही नहीं सकी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। नीलू सुध बुध खोकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए हर घर का दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन कहीं भी उसकी माँ उसे नहीं मिलती। सूरज, माँ कहीं भी नहीं मिल रही है, उन्हें ढूंढ दो ना, मुझे उनसे सिर्फ एक बार मिलना है। अपने आप को संभालो नीलू, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे, माँ जरूर मिल जाएगी। नीलू बहुत सारा प्रसाद बनाकर एक मंदिर में मन्नत मांगने जाती है। भगवान से विनती करके नीलू जब गरीबों को खाना बांटने लगती है तो उसे वहीं पर उसकी माँ मिल जाती है। अपनी माँ को देखकर नीलू के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, भगवान का शुक्र है कि तुम मुझे मिल गई। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अपनी स्वार्थी बेटी को माफ कर दो माँ, घर चलो। कौन सा घर बेटी? घर है नहीं, घर था, घर चला गया। घर वापस आ जाएगा माँ, अब मेरे साथ तो चलो। नीलू अपनी माँ को लेकर अपने ससुराल आ जाती है। समय रहते नीलू को अपनी गरीब माँ के एहसानों का एहसास हो जाता है, लेकिन आराधना को ये समय भुलाने में काफी साल का समय लग जाता है। नीलू और सूरज आराधना को अपने साथ ही रखते हैं और इस तरह वो परिवार खुशी से जीने लगता है।
कड़वा सत्य है, लेकिन एक गरीब माँ अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी खुशियों को भुला देती है। फिर बड़े होने के बाद वही बच्चे क्यों अपनी माँ के साथ चलने से कतराने लगते हैं और उनके साय से भागने लगते हैं।